22 मार्च 1994 की रात थी। रशिया की मशहूर एयरलाइन एरोफ्लोट की एक इंटरनेशनल फ्लाइट एरोफ्लोट फ्लाइट 593 मॉस्को से हांगकांग जा रही थी। ये एक आम कमर्शियल फ्लाइट लग रही थी। प्लेन मॉडर्न था, क्रू एक्सपीरियंस था और पैसेंजर्स अपने सफर में मसरूफ थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद घंटों के बाद ये फ्लाइट एविएशन हिस्ट्री की सबसे शॉकिंग और दर्दनाक क्रैशेस में शामिल हो जाएगी। प्लेन का मॉडल एयरबस A310 था। ये उस वक्त का एक एडवांस्ड एयरक्राफ्ट माना जाता था। इस फ्लाइट में टोटल 75 लोग सवार थे, जिनमें पैसेंजर्स और क्रू दोनों शामिल थे। कॉकपिट में कैप्टन यारोस्लाव कुर्दिंस्की मौजूद था, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट माना जाता था। उसके साथ फर्स्ट ऑफिसर और रिलीफ पायलट भी कॉकपिट में मौजूद थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर एक ऐसी गलती हुई जो धीरे धीरे एक तबाही में बदल गई। कैप्टन कुद्रुंस्की ने अपने बच्चों को कॉकपिट में बुलाया। उस वक्त सोवियत यूनियन टूट चुका था और रशिया के एविएशन सिस्टम में डिसिप्लिन पहले जैसा नहीं था। कुछ पायलट्स फैमिली को कॉकपिट विजिट करवाने देते थे, हालांकि ये टेक्निकली अलाउड नहीं था। कैप्टन का 15 साल का बेटा एल्डर और 13 साल की बेटी जाना कॉकपिट में आए। उनके लिए ये एक एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट था। कॉकपिट लाइट्स, बटन्स और कंट्रोल्स देखकर दोनों बहुत खुश थे। कैप्टन ने पहले अपनी बेटी को पायलट सीट पर बिठाया। प्लेन ऑटो पायलट पर चल रहा था, इसलिए सबको लग रहा था कि कोई डेंजर नहीं है। बेटी ने मजाक मजाक में कंट्रोल्स को टच किया। क्रू मुस्कुरा रहा था, किसी ने भी इस चीज को सीरियस नहीं लिया। कुछ देर बाद कैप्टन ने अपने बेटे एल्डर को सीट पर बिठाया। एल्डर को प्लेन्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, वो एक्साइटेड था। कैप्टन ने उसको कंट्रोल स्टिक पकड़ने दी और कहा कि प्लेन ऑटो पायलट पर है, तुम बस एक्सपीरियंस करो। यहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ जिससे 75 लोगों की जान ले ली। एयरबस A310 का ऑटो पायलट सिस्टम बहुत ही एडवांस्ड था, लेकिन उस टाइम एक डेंजरस फीचर भी था। अगर पायलट कंट्रोल व्हील को कुछ स्पेसिफिक फोर्स के साथ मूव करे तो ऑटो पायलट पार्शियली डिसएंगेज हो जाता था। सबसे खतरनाक बात यह थी कि कॉकपिट में कोई लाउड वार्निंग अलार्म नहीं बजता था, सिर्फ एक छोटी सी लाइट इंडिकेटर चेंज होती थी। एल्डर ने कंट्रोल व्हील को ज्यादा फोर्स से मूव कर दिया। उसे पता भी नहीं चला कि उसने प्लेन के एक कंट्रोल एक्सेस को पार्शियली डिसएंगेज कर दिया है। अब ऑटो पायलट टेक्निकली एक्टिव था, लेकिन प्लेन का रोल कंट्रोल मैनुअल मूड में चला गया था। फिर धीरे धीरे लेफ्ट साइड की तरफ टर्न करना शुरू हुआ। कॉकपिट में किसी को फौरन कुछ समझ नहीं आया। इंस्ट्रूमेंट्स धीरे धीरे एबनॉर्मल रीडिंग्स दिखाने लगे। प्लेन अब अपने रूट से हट रहा था क्योंकि मूवमेंट ग्रेजुअल थी। क्रू को इनिशियली लगा कि सिस्टम नॉर्मल है, लेकिन फिर प्लेन के बैंक एंगल बढ़ता गया। बैंक एंगल वो एंगल होता है जब एयरक्राफ्ट अपने विंग्स को लेफ्ट या राइट साइड की तरफ झुकाता है ताकि टर्न कर सके। जितना ज्यादा बैंक एंगल होगा, एयरक्राफ्ट उतना ही तेज टर्न करेगा। मिसाल के तौर पर अगर एरोप्लेन 30 डिग्री लेफ्ट की तरफ झुक जाए तो उसका बैंक एंगल 30 डिग्री होगा। बैंक एंगल पायलट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये स्मूथ और सेफ टर्निंग में मदद करता है। एल्डर को लगा कि ये गेम जैसा है। वो कंट्रोल को होल्ड किए रहा। कैप्टन भी पहले रिलैक्स्ड था, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद फर्स्ट ऑफिसर ने नोटिस किया कि एयरक्राफ्ट अनयूजुअल टर्न कर रहा है। हम टर्न क्यों हो रहे हैं? कॉकपिट में कंफ्यूजन फैल गई। प्लेन अब अग्रेसिवली लेफ्ट साइड की तरफ झुक रहा था। ऑटो पायलट और मैनुअल इनपुट्स एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे थे। एयरबस का सिस्टम स्ट्रेंज बिहेवियर दिखाने लगा। पैसेंजर्स को कैबिन में एबनॉर्मल मूवमेंट्स महसूस होने लगी। कुछ लोग जो सोए हुए थे वो जाग गए। कुछ ने विंडो से देखा कि हॉरिजॉन टिल्ट हो रहा है। कॉकपिट में अलार्म्स अब एक्टिव होना शुरू हुए। कैप्टन ने फौरन कंट्रोल लेने की कोशिश की। उसने एल्डर को सीट से हटने का कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन स्टीप बैंक में चला गया, यानी उसका स्टीप एंगल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जहाज बड़ी तेजी से नीचे आने लगा। जी फोर्स बढ़ने लगी। कैबिन में लोग चीखने लगे और ऊपर रखा हुआ सामान भी नीचे गिरने लगा। फ्लाइट अटेंडेंट्स गिरने लगे। बच्चे रो रहे थे। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पैनिक क्लियरली सुना गया। कैप्टन जोर जोर से कमांड दे रहा था, कंट्रोल छोड़ो, पावर, पुल ऑफ। लेकिन एयरक्राफ्ट अब डेंजरस एरोडायनामिक सिचुएशन में था। प्लेन का नोज नीचे डाइव कर गया और एरोप्लेन A310 हाई स्पीड में डिसेंड करने लगा। कुछ ही सेकंड्स में एयरक्राफ्ट 1000 ऑफ फीट नीचे आ गया। पैसेंजर्स अपनी सीट में वायलेंटली प्रेस हो रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एयरक्राफ्ट एक्सट्रीम जी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था। कुछ पैसेंजर्स बेहोश हो गए। कैबिन में कायोस था। हड़बड़ी मची हुई थी। पायलट्स एयरक्राफ्ट को रिकवर करने में लगे हुए थे। एक मोमेंट पर उन्होंने प्लेन को रिकवर भी कर लिया। एयरक्राफ्ट टेम्परेरीली स्टेबल हुआ। अगर उस टाइम परफेक्ट रिकवरी होती शायद प्लेन बच जाता, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि एयरक्राफ्ट बहुत लो एल्टीट्यूड पर
आ चुका था। प्लेन सिचुएशन एक दफा फिर बिगड़ना शुरू हो गई। इस बार नोज एंगल और ज्यादा डेंजरस था। पायलट्स की कोऑर्डिनेशन टूट चुकी थी। स्ट्रेस एक्सट्रीम लेवल पर था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के मुताबिक उस वक्त सिर्फ पैनिक और कंफ्यूजन थी। कैप्टन का बेटा भी कॉकपिट में मौजूद था। वो समझ चुका था कि उसकी वजह से कुछ बहुत बुरा हो गया है। एयरक्राफ्ट साइबेरिया के माउंटेन्स के ऊपर था। नीचे अंधेरा था। कोई सिटी लाइट नहीं, कोई इमरजेंसी लैंडिंग का चांस नहीं। प्लेन स्पीड के साथ डिसेंड करता रहा और पायलट्स लास्ट सेकंड तक स्ट्रगल करते रहे। लेकिन फिर एरोफ्लोट फ्लाइट 593 एक माउंटेन रेंज से टकरा गया। इंपैक्ट इतना पावरफुल था कि एयरक्राफ्ट इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो गया और प्लेन के टुकड़े हर तरफ बिखर गए। ऑन बोर्ड तमाम 75 लोग फौरन हलाक हो गए, इस दुनिया से चले गए। जब रेस्क्यू टीम साइट पर पहुंची, उन्हें सिर्फ डेब्रिस दिखी, यानी उनका सिर्फ बिखरा हुआ सामान जो कि काफी हद तक जल चुका था। साइबेरियन जंगल और बर्फ में एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बिल्कुल बिखरे पड़े थे। कोई सर्वाइवर मौजूद नहीं था। रशियन इन्वेस्टिगेटर्स को इनिशियली समझ नहीं आ रहा था कि इतना मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैसे क्रैश हो गया। एयरबस A310 को रिलायबल एयरक्राफ्ट माना जाता था। वेदर भी सीवियर नहीं था, टेक्निकल फेलियर भी नहीं था। इन्वेस्टिगेशंस शुरू हुई। ब्लैक बॉक्स रिकवर किया गया। जब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में सुना गया, इन्वेस्टिगेटर्स शॉक में चले गए। उन्होंने बच्चों की आवाजें सुनी। कॉकपिट में लाफ्टर था, यानी हंसी मजाक चल रहा था। फिर कंफ्यूजन, फिर पैनिक और फिर स्क्रीमिंग। इन्वेस्टिगेटर्स ने रियलाइज किया कि क्रैश की वजह कोई बॉम्ब, इंजन फेलियर या वेदर नहीं था। ये एक ह्यूमन एरर डिजास्टर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैप्टन ने बहुत बड़ी लापरवाही की। उसने ऐसे लोगों को कॉकपिट के कंट्रोल चलाने दिए जो इसकी इजाजत नहीं रखते थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि क्रू को एयरबस का ऑटो पायलट सिस्टम पर काम करने का तरीका पूरी तरह से समझ नहीं आता था। यह कमी बाद में बड़े हादसे की एक बड़ी वजह बनी। एयरबस का सिस्टम कुछ हद तक डिसएंगेज हो गया था, लेकिन लाउड वार्निंग्स ना होने की वजह से पायलट्स को तुरंत पता नहीं चला। यह क्रैश दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स के लिए एक बड़ी वार्निंग साबित हुआ। इस एक्सीडेंट से एविएशन इंडस्ट्री ने बहुत कुछ सीखा। कॉकपिट एक्सेस के रूल्स और ज्यादा सख्त कर दिए गए। पायलट्स की ट्रेनिंग को बेहतर बनाया गया और ऑटो पायलट वार्निंग सिस्टम्स को भी दोबारा डिजाइन किया गया ताकि ऐसे हादसों को फ्यूचर में रोका जा सके। इस ट्रेजेडी ने एक और जरूरी बात सबके सामने ला दी। टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो, आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट इंसानी फैसला होता है। प्लेन मॉडर्न था, सिस्टम एडवांस्ड थे, लेकिन एक इंसानी गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया। क्रैश के बाद विक्टिम्स के परिवार टूट गए और कई पैसेंजर्स बिजनेस ट्रिप पर थे। कुछ छुट्टियां मनाने जा रहे थे, कुछ अपने घर वालों से मिलने के लिए सफर कर रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। जब मीडिया ने स्टोरी को कवर किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। हेडलाइंस में लिखा गया, पायलट ने बच्चों को प्लेन उड़ाने दिया। बहुत से लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कैप्टन को जिम्मेदार ठहराया, जबकि कुछ ने एयरलाइन के कल्चर को भी इस हादसे का जिम्मेदार माना। कुछ एक्सपर्ट्स ने एयरबस के सिस्टम डिजाइन पर भी सवाल उठाए। इस बात पर काफी लंबी बहस चली, लेकिन इस बात पर सब सहमत थे कि यह हादसा रोका जा सकता था। एरोफ्लोट फ्लाइट 593 आज एविएशन हिस्ट्री का एक अहम सबक बन चुकी है। आज हर एयरलाइन कॉकपिट डिसिप्लिन को बहुत संजीदगी से लेती है। अनऑथराइज्ड पर्सन्स को कॉकपिट में जाने की इजाजत नहीं है। पायलट्स को CRM यानी क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, जहां कम्युनिकेशन, टीम वर्क और सिचुएशनल अवेयरनेस पर खास तवज्जो दी जाती है। ये तमाम तब्दीलियां और रिफॉर्म्स उन्हीं हादसों से सीखे गए सबक का नतीजा है, जिनमें एरोफ्लोट फ्लाइट 593 भी शामिल है। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग आज भी इमोशनली लोगों को डिस्टर्ब कर देती है। ये स्टोरी सिर्फ एक क्रैश की नहीं, बल्कि एक वार्निंग है। रूल्स एविएशन में किसी वजह से बनते हैं, डिसिप्लिन किसी वजह से मेंटेन किया जाता है, और जब इंसान सिर्फ एक बार सोचकर रूल्स ब्रेक करता है, कभी कभी उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है। एरोफ्लोट फ्लाइट 593 की रैकेज को जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स माउंटेन और फॉरेस्ट में दूर दूर तक मिले। इंपैक्ट इतना इंटेंस था, इतना ज्यादा शदीद था कि रेस्क्यू इम्पॉसिबल था। वेदर फ्रीजिंग था, डार्कनेस थी और साइलेंस थी, और एक ऐसी साइलेंस जो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी के बाद होती है। आज भी जब लोग इस क्रैश के बारे में सुनते हैं तो उनके जहन में सबसे पहला सवाल यही आता है, एक एक्सपीरियंस्ड पायलट ने ऐसा रिस्क क्यों लिया? शायद उसका जवाब कभी पूरी तरह से समझ नहीं आ सकता, लेकिन इस क्रैश ने पूरी दुनिया को यह जरूर सिखा दिया कि कॉकपिट कोई प्लेग्राउंड नहीं होता। हर बटन, हर कंट्रोल, हर डिसीजन जिंदगी और मौत का फर्क हो सकता है, और इसलिए एरोफ्लोट फ्लाइट 593 का नाम एविएशन हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। एक फ्लाइट जो सेफली डेस्टिनेशन तक पहुंच सकती थी, एक क्रू जो एक्सपीरियंस्ड था, एक एयरक्राफ्ट जो परफेक्टली फंक्शनल था, और फिर भी एक केयरलेसनेस मूवमेंट ने 75 जिंदगियां खत्म कर दी। ये थी एरोफ्लोट फ्लाइट 593 की दर्दनाक और हैरत अंगेज कहानी। अगर आप ऐसे ही मिस्टीरियस और हैरान कर देने वाले कंटेंट को पसंद करते हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहे।